तुम लोग भले ही किसी भी स्ट्रीम से हो, लेकिन अगर तुम्हारे मन में कि CUET 2026 में तुम फिजिकल एजुकेशन के साथ इस CUET को देने वाले हो, तो फिर तुम इस वीडियो को जरूर देखो। फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता कि आखिर उसको हम लोग पढ़े कहाँ से, उसका रिसोर्सेज क्या है और आखिर कौन से वो लोग हैं जिनके ऊपर हम लोग भरोसा कर सकते हैं। तो हाँ, इसी वीडियो में मैं तुम्हें हर चीज बताने वाला हूँ कि आखिर तुम लोग फिजिकल एजुकेशन को कैसे तैयार कर सकते हो। वॉच दिस वीडियो सो दैट यू कैन सेव योर एस इन CUET 2026। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि इस साल मेरे साथ क्या हुआ था। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मेरे 99.46 परसेंटाइल आया था और इसीलिए मैं तुम्हें थोड़ा बहुत टिप दे सकता हूँ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। सबसे पहले मेरा एक्सपीरियंस, मैं भी तुम्हारी तरह कंफ्यूज था कि मैं पढ़ूं कहाँ से और क्या पढ़ूं, क्योंकि भाई देखोगे तो 12th में हमारे पास फिजिकल एजुकेशन था। अगर तुम्हारे पास था तो तुम समझ सकते हो, तुमने उसके बारे में पढ़ा होगा बोर्ड्स के लिए, या फिर ना पढ़े भी तुम एग्जाम दे के आए हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे क्लास के भी बहुत सारे बच्चों ने ऐसे किया था। और इसी बात से सबसे पहला शॉक मुझे इस चीज से लगा था, 12th क्लास का सिलेबस और CUET का सिलेबस, दोनों में कुछ भी सिमिलरिटी थी नहीं। और मजे की बात तो ये हुआ, जो सिलेबस इतने सालों से चलता आ रहा था वो भी चेंज हो गया। मतलब लगने थे तो अच्छे से लगे हमारे। और इतना सब होने के बाद मेरे पास सिर्फ 1 से 1.5 महीने का टाइम था, और वो भी एक नए सिलेबस के साथ जिससे रिलेटेड कोई भी बुक मार्केट में नहीं था। मैंने स्टार्टिंग में एक बैच ले लिया था जिससे मैं प्रिपरेशन कर रहा था। और एक और सीन हुआ था, मैंने जो बैच ले रखा था और जब पहला बैच फिजिकल एजुकेशन का पेपर देके बाहर आया और हमें पता चला कि आखिर क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तब पता चला कि मेरी प्रिपरेशन जैसे क्वेश्चन आ रहे थे उसके लिए मैं तैयार नहीं था। वो लोग हर चीज को इन डेप्थ पूछ रहे थे, इन डेप्थ। खैर वो अच्छी बात थी कि मेरा एग्जाम था 3 जून को और लगभग मेरे पास 2-3 हफ्ते बचे हुए थे ताकि मैं खुद को फिर से तैयार कर सकूं इस महान एग्जाम के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था अब कहां से, क्योंकि उस समय पे सिर्फ मेरे पास एक ही बैच का नॉलेज था। तो फिर सेम चीज मैंने किया जो कि तुम कर रहे हो, मैंने YouTube पे सर्च मारा कि आखिर मैं अब कहां से पढ़ सकता हूँ। फिर मुझे एक चैनल मिला, और मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि ये वीडियो कोई पेड नहीं है, सर ने मेरी हेल्प की थी, इसलिए एज अ ग्रेटिट्यूड मैं इस चीज के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने फाइनली एक चैनल को ढूंढा जिसपे हर चीज पड़ी हुई, लिटरली हर चीज पड़ी हुई थी। उस इंसान का बैच भी वहाँ पे पड़ा हुआ था। खैर मैं इस वीडियो में उस चैनल के बारे में भी तुम्हें बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ वो सभी रिसोर्सेज के बारे में भी जिनको मैंने खुद यूज किया था और मेरा स्कोर आया। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खैर मेरी कहानी से तुम्हें पता चल चुका होगा कि मेरे साथ कितना बड़ा रोलर कोस्टर राइड चल रहा था। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, लेकिन फिर भी लगभग मैक्स टू मैक्स 1 महीने की टाइम में सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर लिया और एग्जाम देके भी आया। अच्छे खासे नंबर मैं ला दिया था। सो टिप नंबर 1, बैच। देखो महाभारत के फाइट में भी अर्जुन को, जो कि खुद में इतने महान थे, उन्हें एक मेंटर की जरूरत पड़ी थी जो कि थे श्री कृष्ण। क्योंकि तुम्हारा ड्रीम होगा DU में जाना, BHU में जाना या फिर LNIP में जाना। अगर तुम स्पोर्ट्स के बच्चे हो तो तुम्हारा वो होगा एम कि तुम्हें वहां पे जाना है, और उसी चीज के लिए तुम फिजिकल एजुकेशन को पढ़ रहे हो जिसे तुमने आज तक कभी पढ़ा नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खैर पहला पॉइंट है अपना बैच का। तुम्हें एक मेंटर की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जो एग्जाम देने जा रहे हो अगर तुम्हारे पास कोई मेंटर नहीं रहेगा तुम 99% बहुत पीछे रहोगे। अगर तुम फील करते हो कि तुम वो 1% इंसान हो तो फिर तुम खुद से कर सकते हो। बैचेस के बारे में देखिए तो बहुत सारे लोग निकालते हैं अपने बैचेस को, जैसे अड्डा है, एक चैनल है फिजिकल एजुकेशन इंडिया, और एक ऐसा चैनल जिसने मुझे सेव किया था फाइनली, इसका नाम है डिकोडिंग स्पोर्ट्स। देखो नो डाउट मैं कह सकता हूँ कि फिजिकल एजुकेशन इंडिया वाले भी बहुत सही थे, उन्होंने अच्छा खासा पढ़ाया था, लेकिन बस इतना दिक्कत था कि वो चीज सफिशिएंट नहीं था, और इसी वजह से मैं शिफ्ट किया था फिजिकल एजुकेशन इंडिया से डिकोडिंग स्पोर्ट्स पे। तुम समझ चुके होगे कि आखिर तुम्हारे लिए एक मेंटर जरूरी है इस एग्जाम को निकालने के लिए, और मैंने उस मेंटर को फाइनली डिकोडिंग स्पोर्ट्स चुना था। खैर पहला बात था मेंटरशिप और बैच का, और अब बढ़ते हैं आगे टिप नंबर 2 पे, प्रैक्टिस। मैंने जो पहला बैच लिया था फिजिकल एजुकेशन इंडिया का, उसमें भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिले थे। देखो मैं किसी चैनल को बुरा नहीं कह रहा, क्योंकि इस साल सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि सिलेबस चेंज हो गया और इस सिलेबस के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। उसमें कुछ क्लैरिटी थी भी नहीं कि ये चीज आने वाला है या फिर ये चीज आने वाला है, तो इस चीज में बहुत सारे लोग उस चीज को डिकोड नहीं कर पाए। खैर हम बात कर रहे थे प्रैक्टिस के बारे में। जब फर्स्ट बैच के क्वेश्चंस बाहर आए थे, लोग जो रिव्यू करते हैं ना कि कैसे क्वेश्चन आए थे या फिर क्या क्या क्वेश्चन आए थे, तो उसी से हमें पता लग चुका था कि वो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, और जो पूछ रहे हैं वो चीज बहुत ही इन डेप्थ है, तुम्हें उसको पढ़ना पड़ेगा। मैंने फाइनली डिकोडिंग स्पोर्ट्स को चुना था, वहाँ पे मेरे पास यूनिट वाइज बहुत सारे क्वेश्चन पड़े
पड़े हुए थे। मैंने मई में उनको ज्वाइन किया था और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सारी वीडियोस को, जो कि घंटे घंटे भर की थी, वो मैं पूरा देख सकूं। तो सबसे पहले मैंने किया था कि मैं सभी लेक्चर्स की पीडीएफ को देख रहा था और उसमें जो भी कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा था मुझे, वो चीज मैं लिख रहा था। और बहुत सी चीजें एक्स्ट्रा मिली थी उसमें। उन्होंने यूनिट वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस को बना रखा था, उनका पूरा क्वेश्चन बैंक पड़ा हुआ था उनके ऐप पे, और उन्हीं क्वेश्चंस को मैं देखता रहा। अच्छा ये क्वेश्चन मुझे आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये नहीं आता। तो इस वाले क्वेश्चन को मैंने अपनी कॉपी पे लिख लिया था। मैं दिखाता हूँ। जैसे ये मेरा रजिस्टर था जिसमें मैं हर चीज लिखता था, जिसमें मैं सारे नोट्स बनाता था और सब कुछ लिखता था। आई डोंट नो तुम इस चीज को देख पा रहे हो या नहीं। इसमें मैंने सब कुछ बना रखा था, नोट्स और सब कुछ। और इसमें मैं करता था ना कि जैसे एक चैप्टर हो गया, हर चैप्टर के एंड होने के बाद मैं कुछ पेजेस छोड़ देता था। और उस चीज का फायदा ये होता था कि बाद में तुम उस चैप्टर को तुम पढ़ रहे हो, उस चैप्टर के क्वेश्चन तुम लगा रहे हो, तो फिर तुम्हें कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जिनके बारे में तुम्हें पता है कि वो चीज तुम्हें अब फिलहाल नहीं आती और शायद वो इम्पोर्टेंट है। तो फिर वो मैं खाली पेजेस पे लिख लेता था, भले वो सिंपल एक लाइन में हो या फिर एक एमसीक्यू फॉर्मेट में ही बना के, ये क्वेश्चन है, इसके ये ऑप्शन है। ऐसा मैं उन क्वेश्चंस के साथ करता था जिनके ऑप्शंस थोड़े कंफ्यूजिंग होते थे, और ना फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख लो कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है। फिर उस चीज को भी रिवाइज कर सकते हो तुम, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ नोट से सीखते हो, तुम क्वेश्चन से भी सीखते हो। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस के बाद अब बढ़ते हैं अपने टिप नंबर 3 पे, और ये है योगा से रिलेटेड। इस बार योगा का एक चैप्टर था और हर साल कहीं ना कहीं योगा आता ही। योगा में बहुत सारे आसन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, उनका कॉन्ट्राडिक्शन है या फिर उनके क्या फायदे हैं, या फिर उस योगा को किस इंसान को नहीं करना चाहिए। तो वो चीज याद कैसे रखें। सूर्य नमस्कार आया था, उसमें टोटल 12 स्टेप्स होते हैं। अब उन 12 स्टेप्स को तुम्हें सिर्फ नाम याद नहीं रखना, उनको तुम्हें सीक्वेंस के हिसाब से याद रखना है कि ये पहले ये आसन है, इसके बाद फिर तुम्हें ये करना है, वो करना है। तो उस चीज को याद कैसे रखोगे, इसका एक सिंपल सा तरीका है। अपनी जगह से तुम्हें खड़े होना है, ऐसे नॉर्मल खड़े हो गए। तुम्हें हर स्टेप्स को करते हुए उनका नाम बोलना है। जैसे पहला है प्रणाम आसन, फिर दूसरा है पद्माहस्तासन। ये चीज तुम्हें करते हुए याद करना है। जब तुम इसे करते हुए याद करोगे, नाम बोलोगे, तुम्हें सूर्य नमस्कार भी याद हो जाएगा और एग्जाम में भी तुम्हारा फायदा होगा। इन वर्कर्स को भी आज ही काम करना है। तो हाँ, योगा वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसे स्टेप्स को याद करने के लिए तुम ये कर सकते हो, उस आसन को प्रैक्टिकली खुद से करो, उसका नाम ऐसे याद हो जाता है। एक बार खुद से उस आसन को करके देखो और मान लो कि तुम प्रेग्नेंट हो, मान लो, क्या तुम उस आसन को कर पा रहे हो? नहीं ना, तो फिर हाँ, वो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो ये चीज इतना सिंपल था और तुम इस चीज को कर सकते। आसन में क्या है कि उसका इंग्लिश में क्या कहते हो उस आसन को, वो चीज याद रख लेना। अब योगा वाली चीज को खत्म करने के बाद मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग टिप नंबर 5 पे। और याद रखना है, इस चीज को कभी इग्नोर मत करना, क्योंकि यही चीज है जो कि तुम्हें बाकी सबसे आगे ले। याद रखना, सीयूटी के ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें 100 में से 100 लाके तुम्हें ये शॉर्ट हो जाएगी कि तुम टॉप कर रहे हो। अगर तुम्हारे साथ 1000 बच्चों के 100 में से 100 आ रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, तुम पीछे ही हो। हमारे सिर्फ 60 आ रहे हैं और किसी के भी 60 नहीं आए तो तुम रैंक 1 पे हो। सीयूटी तुम्हारे बोर्ड्स की तरह नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जिसका मतलब कि तुम्हें बाकी सबसे आगे जाना है। जरूरी नहीं कि तुम्हें हर चीज आए, बस बात इतनी है कि तुम्हें बाकी सबसे ज्यादा आना चाहिए, बस। और यहीं पे ये चीजें हैं जैसे कि डेफिनेशन हो गया कि इस डेफिनेशन को किसने दिया था, और डेफिनेशन वाले क्वेश्चन इस साल आए हैं। तो फिर मैं कहूंगा कि डेफिनेशंस को भी याद रखने की ये डेफिनेशन है और इसको इस इंसान ने दिया था। टिप नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, NTA मदरबोर्ड। तो फिर तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। इस साल भी हुआ था कि उन लोगों ने कहा था कि यूनिट 3 जो कि स्पोर्ट्स का चैप्टर था, उसमें इतने सारे स्पोर्ट्स दे रखे थे। उन्होंने साफ साफ अपने सिलेबस में लिखा था कि हम इन सब में से किसी एक चीज के बारे में हम तुमसे पूछेंगे और वो चीज तुम खुद से डिसाइड कर लेना। तो हम लोगों ने कहा था ठीक है भाई, हमारे मन से हम एक चीज को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे और वहां पे जाके अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे। लेकिन नहीं, NTA मदरबोर्ड वो आया, उसने सारे स्पोर्ट्स के हद पार तगड़े क्वेश्चन दिए, हद पार ऐसे क्वेश्चन की तुम्हें उस स्पोर्ट्स के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। या फिर कुछ थियोरेटिकल भी था कि भाई इसका एरिया क्या होता है, इसका पैरामीटर क्या होता है। वो एक नॉर्मल इंसान को तो पता नहीं है। जो बंदा खेलने जाता है वो इंची टेप से नापता थोड़े है, वो तो उस बंदे को पता होगा जो कि उस स्पोर्ट्स के अंदर एंगेज है, उसको प्रोफेशनली कर रहा है, उस बंदे को कहीं जाके उस चीज के बारे में पता होगा। लेकिन नॉर्मली मेरे जैसे इंसान को या फिर तुम्हारे जैसे इंसान इस बात का आइडिया नहीं होता, तो उस चीज को तुम्हें याद रखना पड़ेगा। उस चीज को तुम एक टेबल की तरह बना लो और फिर याद कर सकते हो तुम उसे। और इस चीज को
जितना जल्दी याद करना स्टार्ट करोगे ना उतना ही तुम्हारे लिए फायदा है। और ये वही क्वेश्चंस होते हैं जो कि तुम्हें बाकी सबसे आगे लेके जाते हैं। खैर फिलहाल तो इतना ही था। तुमने मेरी कहानी को देखा, मैंने कितना रोलर कोस्टर सहा है, तुम्हारे पास अभी भी बहुत सारा टाइम है, तो फिर तुम अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हो। और ये सबसे पहली बात, ये कोई पेड वीडियो नहीं है, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। मैं डिकोडिंग स्पोर्ट्स के बारे में तो सब इसीलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने उस बैच को लिया था और उस चीज से मुझे फायदा हुआ था। और याद रखना, उनका बैच इतना ज्यादा महंगा नहीं होता, तुम उसको इजीली अफोर्ड भी कर सकते हो। वो इतनी अफोर्डेबल प्राइस पे बैचेस निकालते हैं। मैं उनके चैनल का लिंक और उनका कॉन्टेक्ट लिंक भी तुम्हें दे सकता हूँ डिस्क्रिप्शन में। बाकी मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज भी पड़े हुए हैं जिसके बारे में मैं आगे जाके वीडियो बनाऊंगा। और अगर तुम्हें कुछ डाउट है फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड या फिर अकाउंट्स, बीएसटी, क्योंकि मैं कॉमर्स का बंदा था और मैंने कॉमर्स के हिसाब से एग्जाम दिया है, अगर तुम्हें कॉमर्स में से किसी भी चीज में डाउट है या फिर इंग्लिश में डाउट है तो फिर तुम मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। कमेंट्स तुम्हारे लिए खुला हुआ है, तुम पूछो मुझसे, मैं तुम्हें बताऊंगा। और इस चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ। सो चलो, बाय बाय, sayonara।